आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना सोलर एनर्जी का या सोलर पावर प्लांट का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और आप कैसे सोलर एनर्जी का या सोलर पावर प्लांट का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। सोलर पावर प्लांट का बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल नॉलेज, सिविल नॉलेज और इंस्टॉलेशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप सोलर पावर प्लांट का बिज़नेस बहुत सारे तरीक़ों से शुरू कर सकते हैं। आप इंस्टॉलर बन सकते हैं, सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन का काम शुरू कर सकते हैं। आप वेंडर बन सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। बड़े पावर प्लांट जो लगाते हैं वो एक तरह के कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, तो वो बड़े-बड़े जो 1 मेगावाट के स्केल के प्लांट हैं वो लगाते हैं। और आप किसी कंपनी के रिटेलर बन सकते हैं या वेंडर बन सकते हैं। जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं वो अपने मॉड्यूल्स और इन्वर्टर्स जो एसीडीबी पैनल्स हैं वो सेल करती हैं, तो आप उनकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले सकते हैं ताकि आप अपने इलाके में उन मॉड्यूल्स और जो इन्वर्टर्स हैं उनकी सेल कर सकें। अगर हम सोलर पावर प्लांट का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो हमारे पास नॉलेज के साथ-साथ हमारे पास फंड भी होने चाहिए। अगर हम बात करें कि हम छोटे स्केल पे सोलर पावर प्लांट का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो हमारे पास 3 से 4 लाख रुपए का फ़ंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि बड़े स्केल में, तो ये अमाउंट आगे बढ़ भी सकती है, मे बी 25 से 30 लाख तक भी जा सकती है। इतना फ़ंड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन का काम या मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं। ये जो फ़ंड है, अगर आप स्मॉल स्केल पे सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन का काम करना चाहते हैं, तो आपके पास करीबन 4 से 5 लाख रुपया होना बहुत ज़रूरी है। ये जो फ़ंड है, आप किसी से लोन भी ले सकते हैं, अपने रिलेटिव से लोन ले सकते हैं या अपने फैमिली से उधार ले सकते हैं। पर ये गवर्नमेंट अभी इन दिनों में बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड कर रही है कि अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप एक एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट भी जो है वो लोन प्रोवाइड करती है ताकि आप ये बिज़नेस शुरू कर सकें। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि न्यू जनरेशन को या जो एंटरप्रेन्योरशिप का काम करना शुरू करना चाहते हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है। आप इसके बारे में मार्केट में रिसर्च कर सकते हैं या इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं भी कौन-कौन सी फर्म्स हैं जो ये लोन प्रोवाइड करती हैं, तो आप उनसे लोन लेकर ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इस काम को शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जो आपको ये मेजर जो काम है, जो इलेक्ट्रिकल का काम है, तो इसीलिए आपको इलेक्ट्रिकल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको सिविल वर्क है, जो जैसे हम सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो उसमें सिविल का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर को हमने छत के ऊपर फिट करना, उसके फाउंडेशन बनाना, तो ये सारा काम रहता है। तो इस करके आपको सिविल की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको इंस्टॉलेशन, चाहे वो किसी भी प्रकार की इंस्टॉलेशन हो, इंस्टॉलेशन में आपको स्ट्रक्चर को फिट करना, एसीडीबी पैनल को फिट करना, मॉड्यूल को फिट करना, ये सब काम रहता है और आपको इंस्टॉलेशन का काम भी आना चाहिए। जो आपके पास लेबर या वर्कर काम कर रहे हैं, उनको ये सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इंस्टॉलेशन में जो इलेक्ट्रिकल का काम है उसकी नॉलेज होनी चाहिए और सिविल की नॉलेज होनी चाहिए। और जो हमारी ड्राइंग्स होती हैं, जो मैनुअल्स होते हैं, चाहे वो इन्वर्टर का मैनुअल है, चाहे वो मॉड्यूल का मैनुअल है, वो इजीली रीड कर सकें कि कैसे हमें जो इन्वर्टर है उसको कैसे हैंग करके या लटका के लगाना है अपने दीवार पे, या सोलर पावर प्लांट के मॉड्यूल के स्ट्रक्चर के पास कैसे लगाना है। ये सारा जो चीज़ें हैं ये आपको जो उस प्रोडक्ट के मैनुअल में आपको मिल जाएंगी। तो आपको ये जो मैनुअल है आपको पढ़ना आना चाहिए और साथ ही साथ ये आपको कंप्यूटर स्किल्स भी इस काम के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एक्सेल, ऑटोकैड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सब आपको आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम ऑटोकैड की बात करें तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम एसएलडी या एक तरह का लेआउट और छत का लेआउट हम बना सकते हैं। तो कि हम अगर हम पेपर पे ड्रॉ करके अपने
जो हमारे लेबर है या वर्कर्स हैं वो जो काम कर रहे हैं उनको अगर हम ये ड्राइंग बना के अगर हम देंगे तो इजीली सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल कर पाएंगे अपनी छत के ऊपर। टीम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने सबसे पहले अगर हमने सोलर पावर प्लांट किसी के घर में लगाना है तो हमें सबसे पहले उसका साइट सर्वे करना पड़ता है। साइट सर्वे में हमारे पास सबसे पहले हमें उस साइट को देखना होता है, हमें फ्री एरिया देखना होता है कि छत के ऊपर वो लग सकता है या नहीं लग सकता है, और साथ ही साथ हमको छत के ऊपर टंकी हैं उनकी हाइट वगैरह देखनी पड़ती है, और साथ में अगर उस घर के आसपास कोई ट्री है उसकी हाइट वगैरह देखनी पड़ती है कि उसकी शैडो जो है वो हमारे मॉड्यूल्स के ऊपर ना आए। अगर ऐसा होता है तो अगर किसी भी प्रकार की शैडो मॉड्यूल्स के ऊपर पड़ती है तो वो सोलर पावर प्लांट नहीं चलता। इस करके हमें जो सोलर पावर प्लांट है इस ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर बिल्कुल ही शैडो फ्री एरिया हो, जहाँ सनलाइट बड़ी इजीली सोलर मॉड्यूल के ऊपर आ सके। जो टीम मैनेजमेंट है इसका इस रोजगार में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जो सोलर पावर प्लांट अगर हम किसी के घर में लगाते हैं तो हमें ये 1 किलोवाट से लेके 5 किलोवाट का सिस्टम हमें कम से कम 1 या 2 दिन के अंदर हमें कंप्लीट करना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो कस्टमर सम टाइम इरिटेटेड हो जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लगाने से हम अपनी कंपनी की आउटपुट अच्छी तरह नहीं शो कर पाते। इस करके हमको फास्ट प्रोसेस पे ये काम करना चाहिए। टीम मैनेजमेंट में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है, सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन करते समय हमें ये अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें अर्थिंग का काम करना होता है। अर्थिंग का काम करने के बाद हमें जो स्ट्रिप्स हैं वो जो GI की स्ट्रिप्स होती हैं 25-3 की हम स्ट्रिप्स लेते हैं अर्थिंग प्रोटेक्शन के लिए। वो हमारी छत से लेके नीचे पिट तक आएंगी। हम 5 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक के सिस्टम पर हम तीन अर्थिंग करते हैं, जो कि हमारी एक अर्थिंग LA के लिए होती है जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है, और दूसरी अर्थिंग हमारी स्ट्रक्चर और DCDB बॉक्स के लिए होती है, और तीसरी अर्थिंग हमारी ACDB और इन्वर्टर के लिए होती है। सबसे पहले जो हमारा काम है हमें अर्थिंग का काम करना होता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा काम होता है वो स्ट्रक्चर को फिट करना होता है छत के ऊपर। उसके बाद छत के ऊपर जो हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया है इसकी जो लेग्स हैं इसका फाउंडेशन बनाना होता है। ये सारा काम सिविल वर्क के अंदर आ जाता है। ये काम हमें फास्ट प्रोसेस पे करना होता है, क्योंकि जो फाउंडेशन का काम होता है उनको सूखने में काफ़ी टाइम लगता है, तो सबसे पहले दिन ही हमें ये काम करना होता है। उसके बाद अगले दिन हमें जो मॉड्यूल्स हैं उनकी फ़िटिंग करनी होती है स्ट्रक्चर के ऊपर, और ACDB और DCDB को फिट करना होता है, और साथ ही साथ जो इन्वर्टर है हमें उसको मॉड्यूल के साथ लगाना होता है। जो वायरिंग है हमारी ACDB की और DCDB की और मॉड्यूल्स की वायरिंग करनी होती है। ये सारा काम हमारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आ जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये सारा सिस्टम लगाने के बाद हमारे पास हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है जिसमें हमारा जो मीटर लगा होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मीटर लगा होता है, वो हमें चेंज करवाना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। अगर तो वो हमारा मीटर चेंज कर गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर गए हैं तो हमें उनको लेटर डालकर जो उनका गवर्नमेंट का प्रोसेस है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का प्रोसेस है, वो हमें कर हमें जो हमारा ऑर्डिनरी मीटर लगा हुआ है, जो घरों पे हमारे ऑर्डिनरी मीटर लगा होता है, उसको बदलवा कर जो ऑर्डिनरी मीटर होता है बेसिकली वो यूनिडायरेक्शनल मीटर होता है जो एक तरफ घूमता है। जो हमारा बाई डायरेक्शनल मीटर होता है वो दोनों तरफ घूमता है। वो एक्सपोर्ट भी शो करता है और इंपोर्ट भी शो करता है। वो हमें मीटर सोलर पावर प्लांट के लिए लगाना होता है। वो हम जब हम हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हमारे घर में मीटर लगा देते हैं, तब हम जो हमारा सोलर पावर प्लांट की आउटपुट है हम उस मीटर के साथ अटैच कर देते हैं। टाइम मैनेजमेंट का रोल भी इस रोज़गार में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस रोज़गार में सोलर पावर प्लांट की इंस्टॉलेशन में टाइम का मैनेजमेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि टाइम से हमें ही ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है। इंस्टॉलेशन का काम, वायरिंग का काम, और जो हमारा मीटर लगा है उसकी अप्रूवल लेनी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो अप्रूवल लेकर हमें जो मीटर लगाना होता है वो हमें टाइम टू टाइम करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से अप्रूवल लेकर वो मीटर लगाने तक काफ़ी टाइम का समय लगता है।
क्योंकि जो हमारा जो बाई डायरेक्शनल मीटर होता है उसकी अप्रूवल करवानी पड़ती है, उसकी टेस्टिंग करवानी पड़ती है। तो ये अगर काम हम अपने जल्दी से जल्दी करवा लेंगे टाइम को ध्यान में रखते हुए, तो ये जो हमारा जो हम किसी भी घर में अगर सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं तो ये कुछ ही दिनों के अंदर अंदर बड़ी आसानी से हम किसी भी घर में सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जल्दी से जल्दी हम सोलर पावर प्लांट किसी के घर में भी लगा सकते हैं, ताकि वो जो हमने सोलर पावर प्लांट किसी के घर में लगाया है वो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके और जो कस्टमर है उसको बेनिफिट मिल सके। कम्युनिकेशन स्किल्स का भी इस रोज़गार में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल आपके पास बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। अगर आप किसी भी कस्टमर के साथ बात करते हो तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये सारा जो सिस्टम है सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन का, आपने कस्टमर के साथ बात कैसे करनी है, उनको कैसे समझाना है, उसको कैसे आपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि कितनी ये जनरेशन बनाएगा, 1 किलोवाट कितनी जनरेशन बनाएगा, कैसे आप इस सिस्टम को लगाओगे। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको आपके गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, ताकि आप अच्छे से अच्छी लीड्स क्रैक कर पाओ, आप अच्छे से अच्छे कस्टमर को अपना प्रोडक्ट है जो वो सेल कर पाओ। तो आपके पास ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सोलर पावर प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं या इंस्टॉलेशन का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इंस्टॉलेशन का भी काम करना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक दुकान या एक बड़ी सी शॉप होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आपके पास एक खुला स्पेस होना चाहिए, जहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग हो, प्रॉपर इक्विपमेंट्स हों, प्रॉपर टूल्स हों आपके पास, और एक बड़ी फैक्ट्री भी होनी चाहिए जिसके अंदर जो आपके वर्कर्स हैं वो इजीली काम कर सकें, ताकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर आप छोटे स्केल पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो छोटे स्केल में मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास आ जाते हैं कंट्रोल पैनल्स आ जाते हैं, ACDV बॉक्स आ जाते हैं, DCDV बॉक्स आ जाते हैं, छोटे होम लाइटिंग सिस्टम आ जाते हैं, छोटे DC ग्रिड कनेक्टेड जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास लालटेन्स हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, सोलर स्ट्रीट लाइट्स हो गई। ये सब हम अपने फैक्ट्री के अंदर बना सकते हैं। इन चीज़ों को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ फ्रंट्स की तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी। इस सारी कैटेगरीज़ को हम स्मॉल स्केल्स में स्मॉल बिजनेस में हम काउंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर हमने बड़ा सिस्टम करना है, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है, जैसे कि जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग और कंट्रोल पैनल मैन्युफैक्चरिंग, इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, तो इसके लिए आपको बड़ा सेटअप चाहिए। सारे सिस्टम को सेटअप करने के लिए आपको करोड़ों में आपको फंड की ज़रूरत पड़ेगी। करीबन 5 से 10 करोड़ रुपए आपको चाहिए अगर आप सोलर मॉड्यूल्स का या सोलर इन्वर्टर का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सोलर पावर प्लांट की इंस्टॉलेशन का काम करना चाहते हैं तो अगर आप कहीं जो रॉ मटेरियल है वो आप कैसे मार्केट से सेल कर सकते हैं। रॉ मटेरियल के लिए आपको जो लोकल मार्केट से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। आपकी लोकल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, वेंडर्स होंगे, वेंडरों से आप जो रॉ मटेरियल है वो परचेज़ कर सकते हैं। रॉ मटेरियल आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा, आपको दिल्ली से भी मिल जाएगा, आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी मिल जाएगा। तो आप जहाँ से आपको कम कॉस्ट में और बेटर क्वालिटी का मटेरियल मिलता है, आप वहाँ से वो प्रोडक्ट खरीदिए, रॉ मटेरियल खरीदिए और आप आसानी से किसी की घर में भी या किसी की फैक्ट्री में या किसी भी इलाके में आप इस काम को शुरू कर सकते हैं और सोलर पावर प्लांट की इंस्टॉलेशन का काम कर सकते हैं। रॉ मटेरियल खरीदते समय आपको काफ़ी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों मार्केट में बहुत पुअर क्वालिटी के मॉड्यूल्स भी आ रहे हैं, इन्वर्टर्स भी आ रहे हैं। तो आपको रॉ मटेरियल खरीदते समय बहुत बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इनमें कुछ बातें हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी का मॉड्यूल खरीद रहे हैं, सबसे पहले आप उनसे पूछिए कि वो IEC सर्टिफाइड है या नहीं है। अगर है तो उनको बोलिए कि वो उनकी सर्टिफिकेशन का प्रूफ दें। वो आप सर्टिफिकेशन आप IEC की
IEC जो है उनके पास जाकर भी वेरीफाई भी करवा सकते हैं। अगर उनके पास ये सर्टिफिकेशन है तो आप वो मॉड्यूल्स, अगर आपको अच्छे दामों में वो मॉड्यूल्स मिल रहे हैं या इन्वर्टर मिल रहे हैं तो आप वो मॉड्यूल और इन्वर्टर खरीद सकते हैं। आपको इन बातों का भी जो ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ब्रांड का हो, ISC सर्टिफाइड हो और IEC सर्टिफाइड हो। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब है उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब होती है उसमें आपको एक स्किल्ड लेबर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बड़े स्केल में काम करना चाहते हैं तो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ लेबर होनी चाहिए, जो स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, जैसे कि ITI डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए या डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए, BTech इंजीनियर्स भी आपके पास होने चाहिए जो कि इस मैन्युफैक्चरिंग जॉब को अच्छे से कर पाएँ। जो भी आप इंजीनियर्स या वर्कर्स लेंगे उनको इलेक्ट्रिकल की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो सेफ़ तरीके से जो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो छोटे सोलर प्रोडक्ट हैं, वो बड़ी आसानी से बना सकें। मैन्युफैक्चरिंग जॉब में आपको खुद को भी इलेक्ट्रिकल की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका एक 3D ड्राइंग होनी चाहिए आपके पास, या आपका जो प्रोडक्ट है कैसे आपको दिखेगा, और जो कोई भी सर्किट आप अपने इक्विपमेंट में यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर ड्राइंग होनी चाहिए ताकि जो आपका लेबर है, जो आपकी वर्कर्स हैं आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो बड़े आसानी से उस ड्राइंग को पढ़कर जो प्रॉपर सर्किट है वो बना सकें और जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब है वो बड़ी आसानी से कर सकें। जो भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग किसी भी प्रोडक्ट की कर रहे हैं तो आपको जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो आपको अच्छे क्वालिटी के अच्छे मटेरियल के प्रोडक्ट ही यूज़ करने चाहिए। जैसे कि हम बात करें सोलर स्ट्रीट लाइट, अगर हम बात करें सोलर स्ट्रीट लाइट के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास एक पोल होता है जिसके ऊपर हम एक छोटा मॉड्यूल लगाते हैं। वो मॉड्यूल में भी 50 से लेके 100 वाट तक हो सकता है। उसके साथ ही साथ हम एक ल्यूमिनरी लगाते हैं जो कि हमारी एक LED लाइट होती है। वो बेसिकली 7 वाट से लेके 20, 15, 25, 50 वाट तक होती है। और साथ ही साथ उसके साथ हमारे पास बैटरी आती है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं, LED लाइट यूज़ कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर ब्रांड की हो। अगर वो ब्रांड की नहीं होगी या प्रॉपर एक कंपनी की नहीं होगी तो वो अगर आप कहीं भी जो वो सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, स्ट्रीट लाइट ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, क्योंकि ये एक सोलर प्रोडक्ट है। क्योंकि इसने सोलर लाइट से चार्ज होके, सोलर एनर्जी से चार्ज होके इसने आपको आउटपुट देनी है। अगर इसमें आप कोई भी इक्विपमेंट सस्ती क्वालिटी का लगा देंगे या फिर छोटी क्वालिटी का लगा देंगे तो ये चलेगी नहीं, ये बंद हो जाएगी। तो अगर आपने किसी भी कस्टमर के घर पे ये सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई होगी तो वो आपको दोबारा कॉल करेगा आपको ठीक करने के लिए, तो आपको परेशानी होगी। तो इसी कारण अगर आप पहले ही बार अच्छा प्रोडक्ट बना के अगर अपने कस्टमर के घर पे लगाएंगे तो वो आपको कंप्लेंट नहीं करेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट के अंदर हमारे पास 2 तरह की सोलर स्ट्रीट लाइट्स होती हैं। एक तो हमारे पास इनबिल्ट 3-in-1 स्ट्रीट लाइट होती है जिसके अंदर ही हमारे पास LED होती है, जिसके अंदर ही हमारे पास मॉड्यूल्स होता है और उसी के अंदर जो हमारा कंट्रोलर होता है वो एक ही पोल के अंदर सिर्फ एक ही पतली सी हमारे पास एक LED लाइट होती है, उसके अंदर ही इनबिल्ट सब कुछ होता है। एक तो वो हो गया, और दूसरा हमारे पास जो सोलर स्ट्रीट लाइट है वो ऑर्डिनरी सोलर स्ट्रीट लाइट होती है जिसके पास हमारे पास मॉड्यूल्स जो अलग होता है, LED लाइट अलग होती है और बैटरी अलग होती है। इन 3-4 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना के हम एक सोलर स्ट्रीट लाइट बनाते हैं। इसका काम अभी इन दिनों में बहुत ही बूम पे अभी इंडस्ट्री में चल रहा है, क्योंकि सोलर स्ट्रीट लाइट अभी बहुत सारे लोग अपने घरों पे लगा रहे हैं या गवर्नमेंट भी अपने इलाकों में लगा रही है। रोड के ऊपर भी आप देख सकते हैं इन दिनों में सोलर स्ट्रीट लाइट लग रही है। तो इसका बिजनेस भी अभी इन दिनों में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप सोलर स्ट्रीट लाइट की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोलर पावर प्लांट की रिपेयरिंग का काम हम कैसे कर सकते हैं। अगर कोई बेनिफिशियरी आपको
या कस्टमर आपको बोलता है कि वो उसका सोलर पावर प्लांट जो बेस्ट जनरेशन नहीं दे रहा है या आउटपुट नहीं दे रहा है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आप कैसे उनका मॉड्यूल की उनका जो सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है उसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि जो उनके मॉड्यूल्स लगे हुए हैं वो क्लीन है या नहीं है, क्योंकि जो सोलर पावर प्लांट है जो उसके जो मॉड्यूल्स लगे होते हैं उनको हमें हर हफ्ते साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सोलर मॉड्यूल्स होते हैं उनके ऊपर कोई भी डस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर उनके ऊपर कोई डस्ट होती है तो वो जो सनलाइट है वो इजीली एंटर मॉड्यूल्स के अंदर नहीं कर पाएगी, हमें जो जनरेशन है वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो हमारा जो सोलर मॉड्यूल्स होते हैं वो सनलाइट से ही चलते हैं। तो इस करके हमें जो सोलर मॉड्यूल्स हैं उनको हर हफ्ते हमें साफ़ करना चाहिए, क्योंकि जो सोलर मॉड्यूल्स हैं उनको हमें हर हफ्ते साफ़ करना चाहिए। अगर हम सोलर मॉड्यूल्स को साफ़ नहीं करते तो हमें बेस्ट जनरेशन नहीं मिलेगी और हमें ये सोलर मॉड्यूल्स हैं वो आउटपुट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। सोलर मॉड्यूल्स को साफ़ करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो सोलर मॉड्यूल है वो बहुत सेंसिटिव है, उसका जो ग्लास है बहुत क्लीन होता है और थोड़ा सेंसिटिव होता है। तो इस करके जो सोलर मॉड्यूल्स होते हैं उनको हमें, जैसे हम गाड़ी का शीशा साफ़ करते हैं बड़े प्यार से, वैसे ही हमें सोलर मॉड्यूल्स का जो ऊपर का पैनल है हमें वैसे ही साफ़ करना चाहिए। उसको साफ़ करने का तरीका ये है कि आपको पानी के साथ साफ़ कर सकते हैं, जैसे पानी अगर आपके पास प्रेशर पाइप है तो उसके साथ साफ़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप पानी और डिब्बे के साथ भी पैनल के ऊपर पानी थ्रो करके और वाइपर के साथ आप मॉड्यूल्स को साफ़ कर सकते हैं। तो इन मॉड्यूल्स को साफ़ करते समय आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो अपने मॉड्यूल साफ़ करने हैं वो सुबह के टाइम या शाम के टाइम आपको साफ़ करने हैं। दिन के टाइम आपको ये मॉड्यूल नहीं साफ़ करने, क्योंकि दिन के टाइम में जो सनलाइट है वो मॉड्यूल्स है वो बहुत हीट हो जाते हैं। अगर गर्म मॉड्यूल्स के ऊपर आप ठंडा पानी डालेंगे तो वो ब्रेक भी हो सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो मॉड्यूल्स हैं वो शाम के टाइम या सुबह के टाइम ही उनको क्लीन करना है और ये आपको हर हफ्ते क्लीन करना है। अगर आपका कोई बेनिफिशियरी जहाँ आपका कस्टमर आपको कंप्लेंट करता है कि उनका सिस्टम नहीं कोई आउटपुट नहीं दे रहा है, उनका सिस्टम बंद पड़ा है, तो कैसे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उनकी छत के ऊपर जाना है और आपको सिस्टम को देखना है कि सारे कनेक्शंस जो डीसीडीबी बॉक्स के कनेक्शन हैं, डीसीडीबी बॉक्स से लेके मॉड्यूल तक के कनेक्शन है वो सारे आपको चेक करने हैं, और डीसीडीबी बॉक्स से लेकर आपको इन्वर्टर तक जितने भी कनेक्शन हैं वो आपको चेक करने पड़ेंगे कि कहीं से कोई वायर ब्रेक तो नहीं है, या जो हमारा डीसीडीबी बॉक्स है या एसीडीबी बॉक्स है उसके अंदर जो एमसीबी लगी होती है उसको चेक करना पड़ेगा कि वो कहीं बंद तो नहीं हो गई है ओवर वोल्टेज के कारण। तो वो सब चेक करने के बाद आपको इन्वर्टर के ऊपर देखना पड़ेगा कि जो आपका मॉड्यूल है और जो मॉड्यूल की कितने किलोवाट के आपके मॉड्यूल हैं वो मॉड्यूल आपको इन्वर्टर के ऊपर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर आपका 5 किलोवाट का सिस्टम है तो 3 से 4 वाट आपको 3 से 4 हज़ार वाट आपको वो मॉड्यूल जो मॉड्यूल के वाट हैं वो आपको इन्वर्टर के ऊपर शो करने चाहिए दिन के टाइम पे। अगर वो शो कर रहा है तो इट मीन्स कि आपके जो मॉड्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और इन्वर्टर तक आ रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तार कहीं से ब्रेक होगी, तो यहाँ MC4 जो हमारे कनेक्टर होते हैं वो कहीं से ब्रेक होंगे, तो आप उन सारे मॉड्यूल्स को एक बार चेक करना पड़ेगा कहीं कोई MC कनेक्टर कोई लूज़ तो नहीं है। अगर लूज़ है तो उसको हमें रेक्टिफाई करना चाहिए, उसको हमें सही करना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि सुबह से लेकर अभी तक या जितने भी टाइम आप किसी भी साइट पे गए हैं वो कितनी उसने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं वो भी आपको अगर ना पता चले तो आपको देखना पड़ेगा। आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी चेक करके या मल्टीमीटर को DC पे आप चेक करके आप ईच मॉड्यूल की वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और जो हम इन्वर्टर को DC प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी हमें वो मल्टीमीटर से हमें चेक करना चाहिए भी कितनी आउटपुट हमें जो मॉड्यूल्स हैं वो दे रहे हैं। अगर वो आउटपुट सही दे रहे हैं तो ओके होगा। उसके बाद हमें
जो ACDV बॉक्स है उसकी हमें आउटपुट चेक करनी चाहिए। बेसिकली तो इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है, अगर आ जाए तो हमें ये चेक करना चाहिए कि जो हमारी ग्रिड है, ग्रिड से हमें प्रॉपर आउटपुट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और साथ ही साथ हमको ये भी चेक करना पड़ता है कि जो हमारी ग्रिड है वो ओवर वोल्टेज तो नहीं हो रही है या लो वोल्टेज तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और हमें जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको कंप्लेंट करनी चाहिए कि हमें जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन आ रही है तो इसको हमें देखा जाए। इन केस क्या होता है कि हमारे मॉड्यूल पे कई बार एरर शो करता है, लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज का एरर शो करता है। उसके लिए हमें मॉड्यूल जो हमारा सोलर इन्वर्टर है उसके हमें मैनुअल रीड करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको ऑपरेट करना चाहिए। अगर वो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज का एरर शो कर रहा है तो हमें इन्वर्टर की सेटिंग पे जाके उसको लो वोल्टेज है, अगर उसको लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की सेटिंग हमें कर लेनी चाहिए। अगर फिर भी हमें उसके बारे में कुछ ना पता चले तो जिस भी कंपनी से हमने यो मॉड्यूल ख़रीदा है या इन्वर्टर ख़रीदा है उसको हमें उनके टोल फ्री नंबर पे कॉल करनी चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी उस साइट पे पहुंच के उसको इन्वर्टर को चेंज कर सकें और या रेक्टिफाई उसको कर सकें। अगर आपको उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन अगर आपको नहीं निकल रहा है तो आप एंड में आप उस कंपनी को कॉल कर सकते हैं ताकि वो कंपनी वाले आपकी साइट पे आके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। रिपेयरिंग का जॉब करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सेफ्टी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारा काम इलेक्ट्रिकल का काम है और हमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी में हमारे पास प्रॉपर ग्लव्स होने चाहिए, अगर वो उनके पास हेलमेट होना चाहिए और प्रॉपर उनके पास शूज़ होने चाहिए और शूज़ भी उनके पॉलिश होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारे शूज़ पॉलिश नहीं होंगे तो वो अगर उन पे हमारे शूज़ के ऊपर मिट्टी जमी हुई है तो वो अर्थिंग हमारे बॉडी से लेके ग्राउंड तक अर्थिंग ईजिली हो जाती है, तो हमें करंट लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इस करके हमारे जो शूज़ होते हैं उनको प्रॉपर पॉलिश होने चाहिए, प्रॉपर ग्लव्स होने चाहिए, प्रॉपर टेस्टर होना चाहिए, प्रॉपर मल्टीमीटर होना चाहिए और ध्यान से सावधानी से हमें इस जॉब को करना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल का काम है। इसमें इलेक्ट्रिकल का रोल भी बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें शॉक लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इस करके हमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए।